बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ जो सख्त कानून है, पॉक्सो एक्ट, हम सबने सुना है उसके बारे में, पर एक सवाल है, क्या ये कानून सिर्फ पुरुषों पर ही लागू होता है या महिलाएं भी इसके दायरे में आ सकती हैं? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन भारत का सुप्रीम कोर्ट अब इसी अहम मुद्दे पर विचार कर रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल उठ गया अब। आज हम इसी दिलचस्प कानूनी मामले की तह तक जा रहे हैं। मामला अर्चना पाटिल नाम की एक महिला से जुड़ा है, जिन पर पॉक्सो एक्ट के तहत काफी गंभीर आरोप है। हाँ, और ये मामला सीधे सीधे कानून की व्याख्या से जुड़ा है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि पॉक्सो कानून की धाराओं को, खासकर उनमें इस्तेमाल हुए कुछ शब्दों को कैसे समझा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये मामला इतना अहम क्यों बन गया है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो हुआ क्या था, मतलब मामला क्या है असल में? मामला यह है कि अर्चना पाटिल एक 48 साल की महिला हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले एक 13 साल के लड़के का यौन शोषण किया। ऐसा कहा गया है कि वो लड़का फरवरी से जून 2020 के बीच उनके घर आर्ट सीखने जाता था। अच्छा, 8 क्लास के दौरान? हाँ, उसी दौरान ये कथित घटना हुई। बाद में लड़के के माता पिता ने शिकायत दर्ज कराई। ठीक है, फिर पुलिस जांच हुई होगी? हाँ, जांच हुई और फिर उन पर पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और धारा 6 के तहत आरोप तय किए गए। ये धाराएं पेनिट्रेटिव यौन हमले और गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमले की सजा से जुड़ी हैं। काफी गंभीर धाराएं हैं ये। हाँ, गंभीर तो हैं। हाँ, आरोप तो तय हो गए, लेकिन यहीं से एक बुनियादी कानूनी सवाल खड़ा हुआ। क्या सवाल? याचिकाकर्ता यानी अर्चना पाटिल की जो वकील हैं, हशमत पाशा साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि पॉक्सो एक्ट की धारा 3(1) से लेकर C तक ये वो धाराएं हैं जो पेनिट्रेटिव यौन हमले को परिभाषित करती हैं। हाँ। वो लिंग विशिष्ट हैं, मतलब वो सिर्फ पुरुषों पर ही लागू होती हैं, महिलाओं पर नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? मतलब दिक्कत इन धाराओं के शब्दों को लेकर है? क्या लिखा है इनमें? बिल्कुल, दिक्कत शब्दों को लेकर ही है। देखिए, इन धाराओं में अपराध करने वाले के लिए वह और उसका जैसे सर्वनाम इस्तेमाल किए गए हैं। ओके, जैसे धारा 3(a) कहती है, यदि वह अपना लिंग बच्चे की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में डालता है। इसी तरह की भाषा मतलब वह और उसका P और C में भी इस्तेमाल हुई है। तो वकील साहब का तर्क है कि ये भाषा किसी महिला आरोपी पर कैसे लागू हो सकती है? वह और उसका तो पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो बड़ा बारीक पॉइंट उठाया है, लेकिन मैंने सुना था कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस दलील को नहीं माना था। सही सुना आपने, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया था। उन्होंने क्या कहा था? शायद कानून की मंशा पर ज्यादा जोर दिया होगा ना। एकदम सही। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 18 अगस्त 2025 को फैसला दिया था और उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट लिंग तटस्थ है, जेंडर न्यूट्रल। अच्छा। उनका मानना था कि ये एक प्रगतिशील कानून है। इसका मकसद लिंग देखे बिना सभी बच्चों को सुरक्षा देना है, चाहे अपराधी पुरुष हो या महिला। मतलब कानून बनाने वालों का इरादा देखा उन्होंने। हाँ, हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही कुछ शब्दों में व या उसका लिखा हो, लेकिन कानून की जो प्रस्तावना है, जो उसका पूरा उद्देश्य है, वो साफ बताता है कि ये पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू होता है। कानून की भावना देखनी चाहिए, सिर्फ शब्द नहीं। ठीक है, ये हाईकोर्ट का नजरिया था। तो अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो वहां क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया है। मतलब उन्होंने मामले को विस्तार से सुनने के लिए स्वीकार कर लिया है। ओके। और साथ ही फिलहाल जो निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही चल रही थी, उस पर रोक लगा दी है। रोक लगा दी है, मतलब ट्रायल अभी नहीं होगा? हाँ, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस कानूनी सवाल पर फैसला नहीं दे देता। इसका मतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस कानूनी पहेली को सुलझाएगा कि पॉक्सो एक्ट की ये धाराएं असल में लिंग तटस्थ हैं या नहीं। ये मामला है अर्चना पाटिल बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, और ये एक विशेष अनुमति याचिका है, मतलब स्पेशल लीव पिटिशन क्रिमिनल संख्या 157771025। तो मतलब सारा फोकस अब सुप्रीम कोर्ट पर है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला पॉक्सो कानून की धारा 3 में इस्तेमाल हुई भाषा की व्याख्या पर टिका है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो ये साफ करेगा कि क्या किसी कानून का मकसद उसके शब्दों से ज्यादा मायने रखता है, खासकर तब जब शब्द पूरी तरह स्पष्ट ना लगें। हाँ, ये फैसला भविष्य में इस कानून के लागू होने के तरीके पर बहुत गहरा असर डालेगा। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्दों की बाजीगरी नहीं लगती। इसका सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि बच्चों की सुरक्षा के कानून कैसे लागू होते हैं और क्या उनमें लिंग के आधार पर कोई फर्क किया जा सकता है, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो। सही कहा। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम। हाँ, ये मामला ना कानून की व्याख्या के एक बुनियादी सिद्धांत को छूता है कि क्या हमें शब्दों पर टिके रहना चाहिए, जिसे शाब्दिक नियम या लिटरल रूल कहते हैं, या फिर कानून के पीछे का जो मकसद है, जो भावना है, उसे समझना चाहिए, जिसे उद्देश्यपूर्ण व्याख्या या पर्पसिव इंटरप्रिटेशन कहते हैं। शब्दों की सख्ती बनाम कानून की आत्मा। बिल्कुल। अदालत को किसे चुनना चाहिए जब शब्द और भावना में थोड़ा अंतर दिखे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस संतुलन पर जरूर रोशनी डालेगा और हो सकता है कि इसका असर दूसरे कानूनों की व्याख्या पर भी पड़े। ये वाकई एक अहम मामला है जिस पर नजर रखनी होगी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या तय करता है।